तो ये हुई कुतुबुद्दीन ऐबक की सारी बातें। हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा। तो क से जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसके बारे में हम लोगों ने जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको अच्छे से आप याद रखिए। 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो लाहौर जो है दोस्तों उसकी राजधानी थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। वहीं पर उसकी मृत्यु हुई, वहीं पर उसका मकबरा है। 1210 का वो समय था, चौगान कहते उसकी मृत्यु हुई दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 1210 से, उसके बाद हम लोग देखेंगे आराम से दोस्तों। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। उसका देखते हैं दोस्तों 1210 में जब उसकी मृत्यु होती है, उसके बाद आराम दोस्तों ये करो से का से कुतुबुद्दीन ऐबक आराम शाह, उसका पुत्र का नाम है आराम शाह। तो आराम शाह जो है वह शासक बनता है दोस्तों। जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम, मतलब वो आराम फरमाने वाला व्यक्ति था, इसीलिए उसका नाम आराम शाह पड़ा। दोस्तों आराम शाह जो था वह सिर्फ 8 महीने तक शासन किया दोस्तों। 8 माह तक उसने शासन किया था। तो कुल मिलाकर कोई विशेष काम उसने नहीं किया था। बहुत ही मतलब आराम पसंद करने वाले इंसान, आलसी किस्म का इंसान था। और इसका फायदा जो है वो 1211 ईस्वी में जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश ने उठाया। इल्तुतमिश ने दोस्तों उसका फायदा उठाया। तो इल्तुतमिश जिसने आराम शाह की हत्या कर दी 1211 में, आराम शाह की हत्या करके वह दिल्ली का सुल्तान बना दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों इल्तुतमिश जो है वो इतना से आपको याद रखना है, तीसरा नंबर इतना से इल्तुतमिश। ठीक है दोस्तों। तो 1210 में आराम शाह की हत्या करने के बाद 1211 में कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद था इल्तुतमिश, उसने दिल्ली के सुल्तान की गद्दी जो है उसने हासिल की। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इल्तुतमिश के मतलब कार्य को विशेष देखते हैं अपन, क्या कार्य किए उसने, कैसे कार्य किए। तो 1211 से लेकर 1236 तक जो है वह इल्तुतमिश शासन करता है। इसके बीच में उसने शासन किया है यहाँ पे। तो उसने प्रमुख कार्य क्या किए वो देखते हैं दोस्तों। इल्तुतमिश सबसे पहला उसने जो कार्य किया था दोस्तों वो कुतुब मीनार, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिसकी नींव रखी थी, उसका कार्य को पूरा करने का जो काम जो है वो इल्तुतमिश ने किया था सबसे पहले दोस्तों। तो कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। कुतुब मीनार पूर्ण किया। तब ये पहला इल्तुतमिश के ये प्रमुख कार्य को हम लोग दे रहे हैं। तीसरा नंबर इतना से इल्तुतमिश। ठीक है, कुतुब मीनार का कार्य पूरा किया। दूसरा उसने जो है उसने इक्तादारी व्यवस्था के लिए जाना जाता है, इक्तादारी व्यवस्था। अब दोस्तों इसके बारे में ज्यादातर जो इंफॉर्मेशन हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे, आज के इसके विस्तार चर्चा करेंगे इक्तादारी व्यवस्था है क्या। फिर भी आपको यहाँ से बता देता हूँ इक्तादारी व्यवस्था के बारे में, आप ऊपर से कैसे जानेंगे। तो दोस्तों जिस प्रकार हम लोग अभी केंद्रीय व्यवस्था हमारे देश में, जिस प्रकार हमारे देश को अलग अलग जिलों में बांटा, मतलब राज्यों में बांटा गया है सबसे पहले, उसके बाद अलग अलग जिलों में बांटा गया राज्यों को, उसके बाद अलग अलग जिलों के अंदर तहसील है ना। इस प्रकार अलग अलग जैसे केंद्रीय एक व्यवस्था जो है बनाई जा रही है। तो वैसे ही जो है इल्तुतमिश ने इक्तादारी व्यवस्था शुरू की थी दोस्तों। इक्तादारी व्यवस्था यानी कि ये जो पूरा जो साम्राज्य है दोस्तों, इस प्रकार से पूरा जो साम्राज्य है, इस साम्राज्य को वहाँ जो है छोटे छोटे इक्ताओं में यहाँ पे डिवाइड किया गया था दोस्तों। ये देखिए छोटे छोटे जो इक्ताएं हैं इस टाइप से, ये तो अलग अलग इक्ताओं को जो है अलग अलग शासक जो है वो उसकी जवाबदारी लिया करते थे अलग अलग इक्ताओं का। ठीक है, इसको इक्तादारी व्यवस्था बोलते हैं। हर एक शासक जो है वो इक्तादारी के अंदर में एक प्रमुख शासक रहा करता था, है ना। तो इस इक्तादारी व्यवस्था का जो श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। तीसरा जो प्रमुख कार्य है दोस्तों वो है, तीसरा कार्य के बारे में बताने से पहले मैं बता रहा हूँ कि दोस्तों इस प्रकार आप लोगों ने जब भी आप सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, आप लोग एक चीज कॉमन देखेंगे कि या तो पिता की हत्या पुत्र ने की, या फिर एक ससुर की हत्या दामाद ने की, है ना, भाई ने भाई की हत्या की। मतलब अपने ही परिवार वालों की हत्या जो है वह इन मतलब शासकों के बीच में, सल्तनत काल के इस मुस्लिम शासकों के बीच में होता रहता था। तो इसके लिए क्या है, एक पहले से ही एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता थी कि आपको पहले से पता चल जाए
ठीक है, कि कौन उसके विपक्ष में है, कौन उसको मारना चाहता है। तो यह सबसे पहला ये जो प्रयास जो है वो इल्तुतमिश ने किया था दोस्तों। इल्तुतमिश ने बहुत ही मतलब एक गुप्तचर व्यवस्था हम उसको बोल सकते हैं, गुप्तचर व्यवस्था बनाई थी जिसके माध्यम से वो अपने साम्राज्य का संचालन किया करता था। और उसके लिए उसने तुर्क के 40 सरदारों का एक समूह बनाया हुआ था। यानी कि वो जो 40 समुदाय का जो समूह था वह जो है बहुत ही ज्ञानी थे वो लोग, बहुत ही पराक्रमी थे वो लोग। और इसके लिए उस 40 सरदारों के एक समूह के द्वारा बहुत सारे कार्य जो है किया करता था और उसका उसने नाम दिया था तुर्काने चिहलगानी। तो ठीक है, तो यहाँ तीसरा जो प्रमुख उसका जो नाम जो आता है वह तुर्काने चिहलगानी। तुर्काने चिहलगानी यानी कि उसमें अपन लिख सकते हैं 40 सरदारों का समूह। 40 सरदारों के समूह के आधार पर उसने तुर्काने चिहलगानी बनाई थी दोस्तों। तो इस प्रकार इसके जो प्रमुख कार्य जो है दोस्तों मिलते हैं कुतुब मीनार का निर्माण, इंतजामी व्यवस्था, तुर्काने चिहलगानी जो है। इसके कार्य काल में इल्तुतमिश के कार्यकाल में दोस्तों 1211 से लेकर 1236 तक उन्होंने कार्य किया। उसमें मंगोलों ने सबसे ज्यादा आक्रमण किया था भारत में, हिंद में, इसके प्रांत में। यानी कि इसका एक और जो कार्य मैं आपको बताना भूल गया वो है सबसे जो प्रमुख कार्य जो एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहले जो है वो इल्तुतमिश वो व्यक्ति था जिसने लाहौर से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी। लाहौर से दिल्ली, ये आपको पहले बताना चाहिए था ये वाला, लेकिन याद रखिए इसको कि यह पहला शासक था इल्तुतमिश जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी, जबकि लाहौर को बाकी शासकों को अपनी राजधानी बनाई थी। तो लाहौर से दिल्ली उसने स्थानांतरित किया अपनी राजधानी को, क्योंकि वह दिल्ली जो है वह दो नदियों के बीच जो है वो दोआब को समझ गया था, उसकी जानकारी उसको थी अच्छे से कितना महत्वपूर्ण है दिल्ली शहर, इसलिए दिल्ली को उसने अपनी राजधानी बनाई थी। और लास्ट में दोस्तों देखते हैं 1211 से 1236 के बीच सबसे ज्यादा मंगोलों ने आक्रमण किए थे इल्तुतमिश के कार्य में। तो मंगोलों का उस समय नेतृत्व जो करता था वो था चंगेज खान। चंगेज खान बहुत ही पराक्रमी व्यक्ति था दोस्तों, और बहुत सारे शासक जो उससे लड़ते थे, यहाँ तक कि इल्तुतमिश भी उससे लड़ता था दोस्तों। इल्तुतमिश ने उसके भय से जो है बहुत सारे कार्य मतलब बंद कर दिए थे। इल्तुतमिश ने बहुत सारे राजाओं को एक तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, एक शासक था जिसको उसने मतलब संरक्षण देने से ही मना कर दिया था, क्योंकि मतलब चंगेज खान ने बोल दिया था कि इसको जो सहायता करेगा है ना उसकी मेरे से दुश्मनी हो जाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों आप सोच सकते हैं कि जो चंगेज खान इतना पराक्रमी व्यक्ति था, कितना डरते थे लोग उससे। और सबसे ज्यादा मंगोलों ने आक्रमण जब किए थे तो वह सल्तनत काल में जो है वह इल्तुतमिश के कार्यकाल में उन्होंने किया हुआ था। तो दोस्तों चंगेज खान जो है उसको तेमुचीन भी बोलते हैं दोस्तों, ये नाम आपको याद रखना है, चंगेज खान। ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, चंगेज खान। इसका एक और जो नाम है दोस्तों वो है तेमुचीन। तो तेमुचीन को या चंगेज खान नहीं दोस्तों, ये क्या है, खुद को जो है ईश्वर का अभिशाप बोला करता था, ईश्वर का अभिशाप, ईश्वर का अभिशाप। तो दोस्तों एक चंगेज खान बहुत ही पराक्रमी व्यक्ति था, मरने से बिल्कुल भी नहीं डरता था और ईश्वर का अभिशाप खुद को बोला करता था। उसका जो मेन नाम था वो तेमुचीन था दोस्तों। तो ये कुल मिला के ये जितना भी इंफॉर्मेशन था वो इल्तुतमिश के बारे में हम लोग देखा था। तो 1236 तक इल्तुतमिश से शासन किया था। 1236 में उसकी मृत्यु हो गई थी दिल्ली में, उसकी मृत्यु हुई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, तो अब उसके बाद देखते हैं दोस्तों रुई, यानी कि इतना के बाद ये जो रुई शब्द आता है चौथा, इसका मतलब होता है रुकनुद्दीन फिरोज। उसके बारे में देखने की कोशिश करते हैं, इसको मिटा देता हूँ। वन बाय वन आप लोगों को ये सारे इंफॉर्मेशन अच्छे से याद रखना है, एक क्रम के अनुसार मैंने इसको मतलब इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें रुई जो है वही ये इतना से रुई आता है दोस्तों, मतलब इल्तुतमिश का जो पुत्र था दोस्तों उसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। रुई से आपको रुकनुद्दीन फिरोज याद रखना है। रुकनुद्दीन फिरोज दोस्तों 1236 में वह सुल्तान बनता है, दिल्ली का सुल्तान बनता है। परंतु दोस्तों यह जो है बहुत ही निखट्टू किस्म का व्यक्ति था, कोई अच्छा काम उसने किया नहीं। इसके लिए मतलब उसकी जो माँ, उस समय इसकी जो माता थी, इसकी माता जो थी इसका नाम था शाह तुर्कान, जो है वह शासन का बागडोर संभाला करती थी दोस्तों। ठीक है,
तो 1236 में रुकनुद्दीन फिरोज की माता जो सात होकर जो यहाँ पे शासन किया करती थी, लेकिन मुख्य रूप से शासक जो उस समय रुकनुद्दीन फिरोज था, लेकिन सारे काम जो है वह उसकी माँ किया करती थी। तो ये सब जो है तुर्कों को पसंद नहीं आया दोस्तों, तुर्की लोग जो नहीं चाहते थे कि उसकी माँ इस चीज को चलाए, तो इसीलिए तुर्क चाहते थे कि वो अप्रत्यक्ष रूप से तुर्की जो मेन अमीर लोग थे, ठीक है दोस्तों, वो मतलब भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करें, ऐसा मतलब वो सोचते थे। तो इसके लिए क्या है, वो एक कमजोर शासिका जो है खोजते थे। तो इसके लिए उसने तुर्कों ने क्या रजिया सुल्तान को चुना दोस्तों। रजिया सुल्तान एक लेडीज है, बल्कि उन्होंने उसको शासन की बागडोर दे दी थी दोस्तों, लेकिन रजिया सुल्तान बहुत ही पराक्रमी और बहुत ही विद्वान थी दोस्तों। तो तुर्कों ने रजिया सुल्तान, यानी कि यहाँ पे जो 5वां नंबर है, 5वां नंबर 5 पे रजाई जो है दोस्तों, रजाई से आप याद करें, रजिया सुल्तान यह पहली महिला शासिका है, भारत की सबसे पहली महिला मुस्लिम शासिका जो है वह रजिया सुल्तान है दोस्तों। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे पहली महिला मुस्लिम सुल्तान जो है, कौन है सुल्तान, तो रजिया सुल्तान, ठीक है। तो रजिया जो है उसको रजिया सुल्तान बनाया गया था, और वह तुर्क जो है उसको कमजोर समझकर उन्होंने उसको शासन किया था, लेकिन रजिया सुल्तान बहुत ही पराक्रमी निकली, और वह जो है चोला और टोपी पहन के जो है वो राज दरबार में पधारा करती थी, एक मर्द की तरह, एक पुरुष की तरह वह जो है इस शासन के बागडोर को संभालती रहती थी। और धीरे धीरे जो तुर्की के जो सरदार थे, जो तुर्की के अमीर लोग थे, उनको यह पसंद नहीं आया। लेकिन जब रजिया सुल्तान ने तुर्कों के साथ साथ गैर तुर्कों को भी जो है अपने साम्राज्य में जो गैर तुर्की रहते थे उनको भी जो है उसने प्राथमिकता देनी शुरू कर दिया। अपने कुछ प्रमुख पदों पर रजिया सुल्तान ने इन गैर तुर्कों की नियुक्ति की, जिसके कारण जो है तुर्कों ने रजिया सुल्तान को जो है निकाल दिया, सुल्तान की पदवी से निकाल दिया। तो उस समय दोस्तों अगला जो शासक, उन्होंने रजिया सुल्तान को निकाल के बहराम शाह को जो है वह सुल्तान नियुक्त करता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे रजाई के बाद 6वां नंबर जो बाहर आता है दोस्तों, बाहर से आपको याद रखना है बहराम शाह। तो बहराम शाह जो है बहराम शाह को उन्होंने शासक नियुक्त किया, लेकिन रजिया सुल्तान दोस्तों यहाँ पे रुकी नहीं। रजिया सुल्तान, तो रजिया सुल्तान ने अल दुनिया से शादी की, अल दुनिया के शासक से उसने शादी की, और वापस से दोस्तों उसने अल दुनिया के शासक से शादी करके वापस से उसने अपनी मतलब दिल्ली की सल्तनत को वापस से पाने की उसने कोशिश की, परंतु उस कार्य के लिए वो सफल नहीं हो पाई, और 1240 ईस्वी में दोस्तों यहाँ रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई थी। 1240 में रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई, और हत्या जो है वह तुर्की अमीरों ने दोस्तों की थी, क्योंकि बार बार जो है वह रजिया सुल्तान उनके रास्ते पे आ रही थी। तो 1240 के बाद दोस्तों 1242 में उन्होंने बहराम शाह जो था, बहराम शाह बहुत अच्छा व्यक्ति था दोस्तों, बहराम शाह मतलब कोई क्रूर व्यक्ति नहीं था। तो 1242 में तुर्कों ने बहराम शाह की भी हत्या कर दी दोस्तों। इसके पीछे कोई और नहीं दोस्तों, तुर्क का एक व्यक्ति था जो था बलबन वही व्यक्ति था। तो बहराम शाह की मृत्यु के बाद दोस्तों ये आलम से आपको याद रखना है, इसको यहाँ तक आप याद रखिए। बहराम शाह 1242 में इसकी मृत्यु हो गई, इसको मिटा लेता हूँ मैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों यहाँ आलम से आ से आपको याद रखना है अलाउद्दीन शाह। अलाउद्दीन शाह दोस्तों 1242 में जो है वह शासन करने के लिए आया, लेकिन मुख्य रूप से ये कोई विशेष शासक नहीं था। मुख्य रूप से तुर्की के जो अमीर सरदार जो थे वह इनडायरेक्टली यहाँ पे शासन करते थे, लेकिन नाम जो है वो अलाउद्दीन शाह का यहाँ पे आता था। तो आलम से अलाउद्दीन आपको याद रखना है, कोई विशेष है नहीं यहाँ पे। बाद में नम आता है दोस्तों, यहाँ उसके कुछ विशेष कार्य है नहीं। नम से दोस्तों आपको याद रखना है, नम यहाँ पे जो 8वां नंबर नम में 8वां शासक आता है दोस्तों यहाँ पे नसरुद्दीन। न से आपको याद रखना है नसरुद्दीन, अब म से आपको याद रखना है, न से नसरुद्दीन, म से महमूद, नसरुद्दीन महमूद। दोस्तों नसरुद्दीन महमूद जो है उसको बलबन ने, जो कि एक तुर्क का सरदार था, 1246 में नसरुद्दीन महमूद को जो है वो दिल्ली का शासक यानी कि सल्तनत का शासक जो है उसने नियुक्त कर दिया था। कुल मिला के दोस्तों बलबन जो है वो तुर्की सरदार था जो भारत पर जो है अपना शासन स्थापित करना चाहता था।
तो अलाउद्दीन शाह 1242 में 4 साल शासन किया। उसके बाद नम से नसरुद्दीन महमूद 1246 में। तो बलबन ने दोस्तों मतलब यहाँ वो मुख्य रूप से बलबन की चाल थी। तुर्की सरदार बलबन जो था वह इनडायरेक्टली जो भारत को शासन करना चाहता था। तो बलबन ने अपने पुत्री का विवाह दोस्तों नसरुद्दीन महमूद से किया और अपने बहुत सारे षड्यंत्रों के बाद उसने 1266 में जो है वह दिल्ली का सुल्तान बना। खुद को उसने दिल्ली का सुल्तान नियुक्त किया और उसने उस समय उपाधि थी गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन दोस्तों गयासुद्दीन बलबन जो था उसने जो दिल्ली के सुल्तान की पदवी 1266 में उसने ली और नसरुद्दीन महमूद जिस समय 1246 से लेकर 1266 तक जो काम किया करता था वह इनडायरेक्टली उसमें भी बलबन ही शामिल था। बलबन ही राज्यों को चलाता था, लेकिन उसने अपनी पुत्री का विवाह करा दिया था नसरुद्दीन मोहम्मद से। तो बाद में 1266 में गयासुद्दीन बलबन जो है वह खुद को दिल्ली का सुल्तान नियुक्त करता है और गया यानी ये जो गया है दोस्तों, गया से आपको याद रखना है गयासुद्दीन बलबन। तो बलबन के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। तो बलबन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। गयासुद्दीन बलबन जो है वह बहुत ही क्रूर किस्म का व्यक्ति था दोस्तों। हाँ, लेकिन ये इरादों का पक्का व्यक्ति था। इसका मतलब ये था कि उसके दरबार में हंसना मना था दोस्तों। उसके दरबार में बहुत ही मतलब अनुशासन प्रिय व्यक्ति था। उसके दरबार में वह हमेशा से ही चाहता था कि लोग उसके गुलाम रहे। तो इसके लिए इसके सबसे प्रमुख जो नाम आता है कार्य जो वह था कि उसने सिजदा और पैबोस की व्यवस्था शुरू की थी। सिजदा और एक है पैबोस। सिजदा और पैबोस। तो दोस्तों सिजदा और पैबोस की व्यवस्था का मतलब है, सिजदा मतलब घुटने पर बैठ के नमन करना। घुटने पर बैठ के नमन करना जो है दोस्तों उसका मतलब है सिजदा। मतलब जो भी व्यक्ति उसके पास आता था वो पहले घुटने के बल लेटता था, उसके बाद जो है वह उसको प्रणाम किया करता था उसके, और साथ ही साथ उसके पैर को चूमने की जो है उसने एक नियम बना रखा था। जो भी उसके दरबार में आता था दोस्तों वह उसके घुटने के बल बैठता था, जिसको सिजदा बोलते थे, और उसके पैरों को चूमना यानी कि उसको बोलते थे वो पैबोस, यानी पैरों को चूमना। तो दोस्तों दो प्रकार की उसने जो है प्रथा अपने राज दरबार में चला करके थी, सिजदा और पैबोस। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों उसके समय का एक व्यक्ति था, उसका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो दोस्तों, ये अमीर खुसरो जो था वह एक ऐसा कवि था दोस्तों जो उसके राज दरबार में रहता था और उसने बलबन से लेकर पूरा मोहम्मद बिन तुगलक, सॉरी दोस्तों, बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक उसने शासन किया था। कुछ जितने भी शासक थे दोस्तों उसके बीच में मतलब एक ऐसा कवि जो कि ऐसा राज दरबारी कवि जो बहुत सारे सल्तनत काल के सुल्तानों के कार्यकाल में रहा है, उसके दरबारी कवि रहा है, वो है अमीर खुसरो। बलबन से लेकर दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक तक उसने जो शासन किया, तुगलक वंश का, ठीक है, मतलब उसके दरबार में दरबारी कवि रहा करता था। तो ये गयासुद्दीन बलबन का था दोस्तों। इसके अलावा गयासुद्दीन बलबन ने दोस्तों एक और जो काम किया था वो है तुर्काने चिहलगानी का विनाश। तुर्काने चिहलगानी का उसने विनाश भी किया था। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये तुर्काने चिहलगानी के जो 40 सरदार थे बहुत ही ईमानदार रहा करते थे और हमेशा से ही वह इल्तुतमिश के कार्यकाल में जो उसकी ईमानदारी से कार्य किया करते थे, लेकिन बलबन को वो पसंद नहीं करते थे। इसके लिए बलबन ने इनकी हत्या करवाई, तुर्काने चिहलगानी का उसने विनाश करवाया था दोस्तों। सिजदा पैबोस व्यवस्था स्टार्ट की थी। उसके साथ ही साथ दोस्तों एक जो नवरोज त्योहार होता है जो मनाया जाता है वो अभी उसी के दिन है, नवरोज त्योहार। एक एग्जाम्पल पूछा था, नवरोज त्योहार से चालू किया था बलबन के कार्यकाल में दोस्तों। साथ ही साथ जो एक और काम उसने किया था वो है कि जो भी व्यक्ति उसके विरुद्ध कार्य किया करता था, जो भी उसके साम्राज्य के विरुद्ध कार्य किया करता था, उसके विरोधी था, उसके लिए वो बहुत ही कठिन उसे नियम बना कर रखे थे। मतलब कि उसकी सजा देने की जो प्रक्रिया थी बहुत ही कठिन थी, बहुत ही क्रूर थी।
उसको लौह रक्त की नीति बोलते हैं दोस्तों, लौह रक्त की नीति। उसके इसी को ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, लौह रक्त की नीति। तो लौह रक्त की यह नीति जो है वो किसने चालू कर रखी थी, तो वो है गयासुद्दीन बलबन ने, ठीक है। तो यहाँ गया से गयासुद्दीन बलबन, और उसके बाद अपन देखते हैं कैसे से दोस्तों 10वां और सबसे लास्ट शासक जो था, कैसे से आपको याद रखना है यहाँ पे कैमूस, ठीक है। यहाँ पे सबसे जो लास्ट शासक था दोस्तों वो था कैमूस, सबसे लास्ट शासक। बस तो कौन सा था गुलाम वंश का सबसे लास्ट शासक बोलने से वो कैमूस था दोस्तों। और कैमूस के पहले भी बहुत सारे छोटे छोटे शासक थे, उसमें से एक नाम आपको बस याद रखना है, वो केकुबाद। केकुबाद भी एक शासक, आपको ये एक्स्ट्रा याद रखना है, केकुबाद। उसके बाद कैमूस, लास्ट शासक कैमूस था दोस्तों, और बीच में केकुबाद जो है वो था। तो कुल मिला के इतने में ये देखिए आपको कुल मिला के 10 शासक जो है, और एक एक्स्ट्रा जो 11 शासक मैंने आपको बता दिया। इस सूत्र के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से आप पूरे सल्तनत काल के इस गुलाम वंश के बारे में पूरी तरह से देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों, अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे गुलाम वंश खत्म हो जाता है दोस्तों। गुलाम वंश की समाप्ति के पश्चात अब हम लोग देखते हैं खिलजी वंश, जिसका संस्थापक जो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश के बारे में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोगों ने अभी जिस वंश के बारे में पढ़ा हुआ, गुलाम वंश के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया अभी। अब गुलाम वंश के बाद हम लोग अब चलते हैं खिलजी वंश के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो में अब अभी हम लोगों ने जस्ट नहीं, जैसे अपने गुलाम वंश के बाद सीधा खिलजी वंश आता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि गुलाम वंश और खिलजी वंश में जैसे सबसे लास्ट में गुलाम वंश का जो संस्थापक, मतलब लास्ट शासक, सॉरी संस्थापक बोल रहा था, सबसे जो लास्ट शासक था वो था कैमूस। तो कैमूस जो था उसकी हत्या जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की, और समय था वो 1290 का। तो 1290, ठीक है, ये जो समय है 1290, तो 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि खिलजी वंश का संस्थापक कहा जाता है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो खिलजी वंश की स्थापना की यहाँ पे 1290 में, ठीक है। और उसने जो है अपनी राजधानी जो है दोस्तों किलोखरी रखी थी, किलोखरी जो कि अभी भी दिल्ली में एक छोटा सा कस्बा है। हम जब जाएंगे तो दिल्ली में एक जगह है किलोखरी बोल के। तो किलोखरी जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाई हुई थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दोस्तों बहुत ही उदार किस्म का व्यक्ति था, और वह जो है 1290 में जब वो शासक बना था तो उस समय वह सिर्फ 70 वर्ष का था। उसके पहले उसने गुलाम वंश के शासन काल में उसने अपनी बहुत ज्यादा सेवाएं जो है दी थी। एक जो शासक दोस्तों केकुबाद जो था, जो कि कैमूस की जस्ट पहले आता है, तो केकुबाद का जो है वो शाही अंगरक्षक था दोस्तों। तो कुल मिला के अपने उससे पूरे जीवन काल में लगभग 70 वर्ष तक उसने जो है गुलाम वंश के जो कैमूस थे उसकी बहुत ज़्यादा सेवा की। उसका शाही अंगरक्षक जैसे पदवी तक उसने प्राप्त किया, मतलब उसने बहुत ही मेहनत से जो है उसने इस पदवी को प्राप्त किया था। उसके बाद में 70 वर्ष की आयु में 1290 में हुआ जो है किलोखरी में उसने अपनी राजधानी बनाई, और वहीं से उसके टाइटल खिलजी के नाम से उसको खिलजी वंश की स्थापना मानी जाती है दोस्तों, ठीक है। तो 1290 का समय आपको याद रखना है, खिलजी वंश में किलोखरी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। साथ ही साथ उसके शासनकाल में जो है उस समय इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद को उस समय बोला जाता था कड़ामानीपुरी। तो कड़ामानीपुर का जो क्षेत्र था उसने अपने भतीजे को दिया हुआ था, उसने दिया हुआ था। तो भतीजा उसका था दोस्तों अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। तो फिरोज खिलजी अलाउद्दीन फिरोज खिलजी दोस्तों, वह बहुत ही पराक्रमी किस्म का व्यक्ति था अलाउद्दीन फिरोज खिलजी, और कड़ामानीपुरी उसका क्षेत्र था। लेकिन उसने बहुत सारे क्षेत्र जो है जीते, और अपनी इस बार के होने वाले विजय से वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो गया है ना। उसको अपने साम्राज्य घमंड हो गया उसको, और उसने अपने चाचा की हत्या कर दी दोस्तों। यानी कि अलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो कि उसके चाचा थे उनकी हत्या कर दी, ठीक है। और इस प्रकार उसने दिल्ली के तख्त पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो दिल्ली का वह सुल्तान बन गया।
दोस्तों यह जो समय था दिल्ली का सुल्तान जब अलाउद्दीन फिरोज खिलजी बनता है वो समय 1296 का, 22 अक्टूबर का समय है। ठीक है, ये जितना भी इंफॉर्मेशन है दोस्तों वो अमीर खुसरो के जो है लेख से हम लोग को मिलता है। अमीर खुसरो जो कि जिसको मैंने बताया आप लोगों को, आपको दोस्तों अमीर खुसरो के बारे में आपको बताता हूं। अमीर खुसरो दोस्तों जो कि बलबन से लेके पूरा मोहम्मद बिन तुगलक तक शासन किया है। मोहम्मद बिन तुगलक तक उसे मतलब राज दरबारी के रूप में उसने कार्य किया है और उसने उस पूरे शासकों के बारे में अपने लेख में लिखा हुआ है। तो उसमें एक शासक है अलाउद्दीन फिरोज खिलजी, उसने बताया कि 17 वर्ष की आयु में 1296 ईस्वी में जो है मतलब जब 6 साल के बाद 76 साल की उम्र जब थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की, तो अलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली के तख्त पर अपना अधिकार बनाने के लिए उसने अपने चाचा के गले लगाने के बहाने उसकी हत्या कर दी थी और स्वयं जो है दिल्ली का सुल्तान बन गया था। ठीक है, तो इसके बारे में अमीर खुसरो ने ये सब चीज लिखा हुआ है और इसके लिए इसको जो है ये मुख्य रूप से अमीर खुसरो दोस्तों निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है, निजामुद्दीन औलिया, उसके औलिया एक संत है, एक सूफी संत है। तो इस निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था अमीर खुसरो और इसको जो है दोस्तों भारत का तोता बोला जाता है। भारत का तोता भी बोला जाता है क्योंकि उसने बहुत सारा इंफॉर्मेशन लिखा है भारत के बारे में। इसको अपन सूफी में लिखेंगे तूतीय हिंद। तो तूतीय हिंद या तो बोला जाएगा, भारत का तोता उसको बोला जाता है। और निजामुद्दीन औलिया का जो शिष्य था, साथ ही साथ एक और चीज को जाना जाता है वो तबला और सितार जो है उसने बनाया है। तबले और सितार का आविष्कारक कौन है, अगर जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो तबले और सितार का आविष्कारक जो है अमीर खुसरो है। जिसको भारत का तोता बोलते हैं, तूतीय हिंद बोलते हैं। साथ ही साथ एक साहित्य में एक शैली भी उसने लिखने की एक शैली भी विकसित की है जिसको बोलते हैं हिंद शैली जो है उसने भी विकसित की है। तो ये प्रमुख उपलब्धियां हैं अमीर खुसरो की, जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको मैंने अमीर खुसरो के बारे में बताया यहाँ पे। तो उसके बाद हम सीधा चलते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अमीर खुसरो के बारे में आप लोगों ने जान लिया। दोस्तों अब चलते हैं अलाउद्दीन खिलजी जो कि इसका पूरा नाम है दोस्तों अलाउद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि 1296 में, ठीक है दोस्तों, 1296 ईस्वी में दिल्ली के तख्त पर बैठा है। ठीक है, अपने चाचा की हत्या करके। इसका जो बचपन का नाम है दोस्तों वो है अली गुरशाह। ये देखिए दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में गए और इसका जो मुख्य मतलब नाम था, बचपन का जो नाम था दोस्तों वो है अली गुरशाह। आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है अली गुरशाह किसका नाम है। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों बहुत ही क्रूर किस्म का व्यक्ति था, बहुत ही क्रूर था और इसके बारे में अमीर खुसरो ने डिटेल्स लिखा हुआ है। वह अपने साम्राज्य को लेकर बहुत ही मतलब कठोर व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। वह यह बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई भी उसके शासनकाल में जो है गुनाह करे। ठीक है, हमेशा अनुशासन प्रिय था। जिस प्रकार बलबन, जिसको उलुग खां भी बोला जाता है, उलुग खां भी बोलते हैं बलबन को। ठीक है, नसरुद्दीन मोहम्मद ने उसको उलुग खां की उपाधि दी थी। तो उसी प्रकार बलबन जिस प्रकार अपने राज दरबार में बहुत ही स्ट्रिक्ट रहता था, उसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी भी अपने राज दरबार में, अपने साम्राज्य के अंदर बहुत स्ट्रिक्ट रहता था और उसने बहुत सारे काम किए थे। उसके काम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसका सबसे पहला निर्माण कार्य को देखते हैं। तो सबसे पहला जो उसने काम किया था वो है सीरी का किला। सीरी का किला उसने बनवाया था। 1000 खंभा महल, अभी भी दिल्ली जाएंगे तो आप ये सब मिल जाएगा आप लोगों को। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार के सामने जो है, ये देखिए दोस्तों। तो कुल मिलाकर इसके जो प्रमुख कार्य है वही है। सीरी का किला उसने बनवाया है दोस्तों, दिल्ली में आप जाओगे तो मिल जाएगा आपको। 1000 खंभा महल
जिसमें मस्त हवा आती रहती है, हमेशा एयर कंडीशन जैसा माहौल रहता है वहाँ पे। अलाई दरवाजा, जो कि कुतुब मीनार के जो सामने जो दरवाजा है दोस्तों दिल्ली में, उसको अलाई दरवाजा। तो इस तीनों का निर्माण जो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। उसके अतिरिक्त दोस्तों उसने उसका एक और जो मुख्य काम जो है वो कहलाता है मूल्य नियंत्रण। मूल्य नियंत्रण मतलब कि मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए जो उसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली जो है विकसित की थी। इसका मतलब यह है दोस्तों कि मूल्य नियंत्रण का मतलब होता है कि उस जमाने में कोई भी दुकानदार जो है किसी प्रकार का घपला नहीं कर पाता था। कभी कभी आजकल भी हम लोग देखते हैं कि जो बाट जो है वो कभी कभी जो है उसमें खराबी रहती है ना, जो 1 किलो का जो बाट है जरूरी नहीं 1 किलो का हो, 900 ग्राम का हो जाता है, कभी कभी हम लोग को पता नहीं चलता। तो उस चीज को बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से उसने बनाया था कि कोई भी खरीदार जो है किसी प्रकार का जो है गलती नहीं कर पाता था। तो उसके लिए उसने एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया था जिसका नाम था दीवाने रियासत। दीवानी रियासत दोस्तों, दीवानी रियासत नाम का एक अलग से उसने विभाग बनाया था जो कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली को समझता था। और कोई भी खरीदार अगर किसी प्रकार की गलती करता था तो जितने बाट का वो गलती करता था, जिसके माप का जो गलती करता था, उतना माप का जो मांस जो है उसके शरीर से नोच लिया जाता था, निकाल लिया जाता था। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना क्रूर किस्म का व्यक्ति था, कितना मतलब माप व्यवस्था नियंत्रण मूल्य को लेकर कितना ज्यादा वो सीरियस था। मतलब वह अपने शासनकाल में किसी भी प्रकार का इस टाइप से घपले जो है वो बर्दाश्त नहीं करता था। ठीक है दोस्तों, तो मूल्य नियंत्रण प्रणाली के लिए बहुत ही विशेष रूप से जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। उसके बाद एक और चीज जो है वो है सैनिक व्यवस्था। उसके देख लेते हैं सैनिक व्यवस्था कैसा है। सैनिक व्यवस्था दोस्तों, सैनिक व्यवस्था भी उसकी जबरदस्त थी। यह एक ऐसा पहला शासक था दोस्तों जिसने एक स्थायी सेना रखी थी दोस्तों, बहुत ही विशाल स्थायी सेना। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैनिक व्यवस्था जो है उसमें सबसे अच्छी किसकी थी? अलाउद्दीन खिलजी। सबसे पहले स्थायी सेना किसने रखी थी? अगर एक बात बोला जाए स्थायी सेना, ठीक है, पहले क्या था, बदलगा खरीदा जाता था, मतलब कि व्यक्तियों को मूल्य से खरीद के उसको सैनिक व्यवस्था के लिए बाध्य किया जाता था। लेकिन यहाँ पे ये है कि पहली बार जो है वह वेतन दिया करता था। एक बहुत ही विशाल सेना उसने बनाकर रखी हुई थी पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने, और हर सैनिक को वह नगद वेतन दिया करता था दोस्तों। ठीक है, नगद वेतन के साथ साथ जो है उसने सैनिकों और घोड़ों को, सैनिकों की हुलिया पर था, मतलब उसके हुलिया को रिकॉर्ड करने का जो काम है, जो अभी जो डेटाबेस में सेव करने वाला काम जो है उस जमाने में वो दिया करता था। उसके अतिरिक्त घोड़ा दागने की कला दोस्तों, घोड़े को दागा जाता था, मतलब उससे क्या एक टैग लगाया जाता था घोड़े के ऊपर में, जैसे आजकल हम लोग कोई ब्रांड के ऊपर टैग लगाते हैं, उसी प्रकार ये घोड़ा जो है अलाउद्दीन खिलजी की सेना का है। इस चीज को सूचित करने के लिए उसके ऊपर जो है घोड़ा दागने की कला, यानी कि घोड़े पर टैग लगाने के जो काम जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ करता था। तो कुल मिलाकर आप जान सकते हैं कि कितना अच्छा सैनिक व्यवस्था भी उसे बना के रखी हुई थी। उसके अतिरिक्त दोस्तों मूल्य नियंत्रण को विकसित करने के लिए उसने सहनाई मंडी बना के रखी थी दोस्तों। सहनाई मंडी मतलब समझाता हूँ आपको। सहनाई मंडी, सहनाई मंडी का मतलब दोस्तों एक बाजार, एक ऐसा बाजार उसने बना के रखा था जिसको सहनाई मंडी बोलते थे, जहाँ पे अलग अलग व्यापारी जो आके वहाँ पे अपना सामान जो है उचित मूल्य पे बेचा करते थे। ठीक है, तो ये सहनाई मंडी। उसके अतिरिक्त जो जड़ी बूटी जो बेचा जाता था, जड़ी बूटियों का काम जो दिया जाता था, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आप लोगों को ताकि अच्छे से दिखाई दे। तो जड़ी बूटियों का जो काम है वह सहनाई अदल बोलते हैं, सहनाई अदल। ठीक है दोस्तों, तो शहनाई अदल जो है, आप देख सकते हैं, अगर दिखाई नहीं दे रहा है, तो शहनाई अदल जो है जहाँ पे जड़ी बूटियां जो है कपड़े आसपास बेचे जाते थे वैसे, तो शहनाई मंडी, शहनाई अदल, सीरी का किला, खजार खां महल, अलाई दरवाजा, मूल्य नियंत्रण, दीवान रियासत, ये सब जो है अलाउद्दीन खिलजी की देन है, अलाउद्दीन खिलजी का है। साथ साथ दोस्तों उसने खुम्स नाम का एक जो कर है, खुम्स की दर को दोस्तों पहले 1/4 हुआ करता था, उसको उसने चेंज करके 3/4 कर दिया दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खुम्स आखिर है क्या है उसके बारे में आपको बताता हूँ मैं। उस समय दोस्तों या ऊपर में लिख दूं तो शायद आपको दिखाई दे देगा, खुम्स के बारे में यहाँ पे बताता हूँ आपको। उस समय यह एक कर था दोस्तों, खुम्स कर, इसका मतलब है कि उस समय लूटपाट बहुत चलता था, जो लुटेरे रहा करते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के मतलब शासनकाल में लूटना जो है वह जायज था, मतलब आप लूट मार कर सकते हो, इस टाइप से था। ठीक है, लेकिन अपने रियासत में या बाहर की रियासत से आप लूट मार कर सकते हो, ये सब चलता था। लेकिन जो भी आप लूटोगे बाहर के धन से,
मेरे साम्राज्य के अंदर में आपको उसका 3/4 कर के रूप में देना पड़ेगा। तो ये है दोस्तों 3/4 जो है वो खुम्स यानी कि लूट के धन का 3/4 जो है खुम्स के रूप में अलाउद्दीन खिलजी को देना पड़ता था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में हम लोग और भी तुगलक वंश में और भी देखेंगे हम लोग बहुत सारे जो कौन कौन से कर लगाए जाते थे, है ना, जैसे कि खुम्स लगाया जा रहा है यहाँ पे। एक और कर जो है उस समय तुगलक काल में भी लगाया जाता था, जकात लगाया जाता था दोस्तों, जकात, ठीक है, जो मुसलमानों पर लगाया जाता था। जकात जैसे मुसलमानों पे धर्म के नाम पर कर लगाए जाते थे। साथ ही साथ भूमि कर में दो नाम आता है दोस्तों, एक उस्र जो मुसलमानों पे जो हम लोग मतलब भूमि कर लगाते थे, मुसलमानों पे जो भूमि कर लगाया जाता था दोस्तों, उसको उस्र बोला जाता था, उस्र। और लास्ट में दोस्तों एक और नाम है जिसको खराज। खराज, ये दोस्तों खराज जो है, ये खराज जो है हिंदुओं पर जो भूमि कर लगता था उसको हम लोग खराज बोला करते थे। तो कुल मिलाकर ये प्रमुख जो कर लगाए जाते थे उसके बारे में, ये तुगलक वंश में ये मुख्य रूप से 4 कर कहलाते हैं, खुम्स। बाकी खुम्स जो है वह इस काल में भी चल रहे थे, मतलब जो खिलजी वंश था उस समय भी चलते थे। तो मुख्य रूप से जकात, उससे ये सब तुगलक में भी हम लोग पढ़ लेंगे एक बार, कैसे अभी से बता दे रहा हूँ आप लोगों को। बाकी ये सब कुछ कर होते हैं। खुम्स जो है 3/4% जो हिस्सा कर दिया जाता था। साथ ही साथ दोस्तों वहाँ अरब से विशेष प्रकार के घोड़े मंगवाने का काम आते थे, घोड़े मंगवाते थे। तो उच्च कोटि के घोड़े ईरान से मंगवाए जाते थे घोड़े, है ना। और हाथी जो है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता था बोलने से, बंगाल से हम लोग हाथी बहुत ज़्यादा मिलते थे, तो हाथी वहाँ से लेके आते थे। तो इस प्रकार ये प्रमुख जो है अलाउद्दीन खिलजी के काम जो है बताए जा रहे हैं यहाँ पे। अलाउद्दीन खिलजी का एक और काम, इसको मिला देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। कुछ अभियान के बारे में देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के कुछ अभियानों के बारे में। कुछ अभियान देखते हैं दोस्तों। अभियान में दोस्तों उसके सबसे पहला जो अभियान है वो गुजरात अभियान। गुजरात अभियान दोस्तों यानी खंभात की खाड़ी, गुजरात का जो क्षेत्र था यानी पाटन का जो क्षेत्र था वहाँ पे सबसे पहले उसने एक अभियान चला कर रखा था। और उस पर विजय जब प्राप्त की थी तो खंभात की खाड़ी जो गुजरात में, वहां से उसने मलिक काफूर को खरीदा था। मलिक काफूर को उसने 1000 दिनार में खरीदा था दोस्तों। 1000 दिनार देके उसने मलिक काफूर को खरीदा था। और इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी बोला जाता है। आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1000 दिनारी किसको बोला जाता है? तो मलिक काफूर को दोस्तों 1000 दिनारी बोला जाता था, क्योंकि गुजरात के खंभात खाड़ी से अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को खरीदा था। बेसिकली ऐसे लिखा गया है कि यह एक हिजड़ा था दोस्तों, मलिक काफूर एक हिजड़ा था। लेकिन दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण के अभियान में, ठीक है, दक्षिण का जो अभियान हुआ था अलाउद्दीन खिलजी, उसमें मलिक काफूर ने विशेष भूमिका निभाई थी। वो मुख्य रूप से सेनापति जो है मलिक काफूर का दक्षिण अभियान के दौरान। तो उसके बारे में देखते हैं दक्षिण अभियान। दक्षिण अभियान के क्रम अगर देखा जाए दोस्तों तो अलाउद्दीन खिलजी वो प्रथम ऐसा शासक था जिसने उत्तर भारत को छोड़कर दक्षिण भारत की तरफ जो है वह लड़ाई का रुख जो है मोड़ा था। मतलब पहले ऐसे कोई भी सल्तनत काल में ऐसा कोई शासक नहीं था जिसने दक्षिण भारत की तरफ नजर डाली थी। यह अलाउद्दीन खिलजी के काल में अलाउद्दीन खिलजी जो है वह समुद्रगुप्त की तरह, मतलब समुद्रगुप्त की तरह जैसे दक्षिण अभियान जो समुद्रगुप्त चलाता था, और सिकंदर की तरह जो है वह खुद को मतलब दक्षिण का विजेता घोषित करना चाहता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि दक्षिण की तरफ उसने हमला क्यों किया था? दक्षिण की तरफ हमला करने का उसका मुख्य उद्देश्य जो है धन लूटना था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। वह कोई साम्राज्य स्थापित नहीं करना चाहता था दक्षिण में। तो उसके लिए उसने दक्षिण में जब अभियान चला था तो मलिक काफूर को उसने भेजा था। और मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी खुद को जो है वह सिकंदर बोला करता था, दूसरा सिकंदर द्वितीय। इसके पहले जो है मैंने आपको बताया था कि सिकंदर के काल में जब जो है वो पूरे विश्व को जीतना चाहता था, विश्व विजेता कहलाना चाहता था सिकंदर, ठीक है, तो झेलम को पार नहीं कर पाया था। तो उसी प्रकार खिलजी पूरे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी, जिसको सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर वो खुद कहता था, इसको सिकंदर सानी भी बोलते हैं, सिकंदर ए सानी, यानी कि दूसरा सिकंदर भी वह खुद को बोला करता था।
तो इस प्रकार मलिक काफूर दक्षिण अभियान के दौरान सबसे पहले जो है उसने आक्रमण किया था देवगिरी पे। इसको मिला देता हूं दोस्तों। देवगिरी, देवगिरी पे सबसे पहले उसने आक्रमण किया था दोस्तों। उस समय वहां का जो शासक था वो है रामचंद्र। रामचंद्र दोस्तों वहां का शासक हुआ करता था, देवगिरी का शासक हुआ करता था। तो उसने जब रामचंद्र पर आक्रमण किया तो रामचंद्र को उसने बंदी बना लिया। रामचंद्र उस युद्ध में हार गया, लेकिन रामचंद्र के पराक्रम को देखते हुए दोस्तों उसने उसको देवगिरी वापस कर दिया और उसको राय रायान की उपाधि दी दोस्तों। राय रायान का मतलब होता है दोस्तों राजाओं में राजा, आप राजाओं के राजा, मतलब उसके पराक्रम को देखते हुए, है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र को राम राय रायान यानी कि राजाओं में भी राजा की उपाधि से सम्मानित किया, उसके खुश हो गए। साथ ही साथ दक्षिण अभियान के क्रम में दोस्तों एक शासक था, वह प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव दोस्तों देवगिरी के बाद यहाँ पे एक शासक है प्रताप रुद्रदेव। और प्रताप रुद्रदेव ने जो है वह मलिक काफूर को कोहिनूर का हीरा दिया था। कोहिनूर का हीरा, कोहिनूर का हीरे के बारे में तो आप लोग अच्छे जानते होंगे दोस्तों। तो प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को दक्षिण अभियान के जीतने के क्रम में जो है वो कोहिनूर का हीरा दिया था, तो जिसको मलिक काफूर ने जो है वो अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था। तो ये जो मतलब कोहिनूर का हीरा जो है किसने किसको दिया था, ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ठीक है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के काल से रिलेटेड जो है प्रमुख इंफॉर्मेशन था, है ना, मतलब लगभग सारी चीजें जो इसमें कवर हो चुकी है अलाउद्दीन खिलजी के बाद। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो पुत्र था दोस्तों 1316 में उसकी मृत्यु के पश्चात जो है मुबारक खिलजी जो यहाँ का शासक बना। बहराम शाह बोल रहा था, गलत है वो, ठीक है। तो मुबारक खिलजी जो है वह उसका असली नाम था। मुबारक खिलजी जो है मुख्य रूप से एक हिजड़ा था दोस्तों, हिजड़ा, ठीक है। बर्नी जो था, बर्नी एक उस काल का लेखक है, बर्नी। जिस प्रकार अमीर खुसरो था उस प्रकार एक यासुद्दीन बर्नी जो है, बर्नी वहाँ उस समय वहाँ का एक लेखक था जिसने अलाउद्दीन खिलजी उस खिलजी वंश के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो बर्नी ने उसको एक हिजड़े की संज्ञा दी है वहाँ पे। मतलब ऐसा बोला जाता था कि उसको नग्न स्त्री पुरुषों की जो है मतलब संगत बहुत पसंद आती थी मुबारक खिलजी को, और वह दरबार में जो है वह लड़कियों के वस्त्र पहनकर भी दौड़ा करता था। तो हिजड़ा एक किस्म का हिजड़ा कह सकते हैं उस वजह से था। और मुख्य रूप से उसने खुद को खलीफा घोषित किया था दोस्तों, खलीफा घोषित किया था उसने खुद को। जिस प्रकार अलग से खलीफा, बगदाद का खलीफा जिस प्रकार अलग से शासनकाल हुआ करता था उस जमाने में, तो सुल्तान बनने के लिए एक स्वीकृति लेनी पड़ती थी खलीफा से, सुल्तान की स्वीकृति खलीफा से मिलती थी। तो यह एक ऐसा शासक था मुबारक खिलजी जिसने कोई स्वीकृति नहीं ली बगदाद खलीफा से, बल्कि स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया उसने। तो इस प्रकार मुबारक खिलजी जो है खुद को खलीफा घोषित करता है। उसके पहले अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैं कुछ बताना भूल गया हूँ यहाँ पे, कि अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने खुद का अपना एक धर्म बनाने की कोशिश की थी, और उसके लिए उसको उलेमाओं यानी कि जो बगदाद के खलीफा और उसके जो उलेमाए हैं उसके उलेमाओं ने उसका विरोध किया था। अलाउद्दीन खिलजी का अलग से धर्म बनाने की उसने कोशिश की थी, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी इतना स्वतंत्र माइंडेड आदमी था, स्वतंत्र सोचता था, और अपने भी साम्राज्य के बारे में, वो धर्म के बारे में नहीं सोचता था। वहाँ पे अपने साम्राज्य का बस विस्तार करना चाहता था, और अपने साम्राज्य के भलाई के लिए भी वो सोचा करता था। अभी जाके उसने मूल्य नियंत्रण की प्रणाली जो है वह यहाँ पर बनाई थी। तो मुबारक खिलजी खलीफा घोषित किया खुद को उसने। बाकी हिजड़ा था इसके लिए 1320 में जो है वह खुसरो खां ने, जो कि उसका सेनापति था, खुसरो खां ने मुबारक खिलजी का हत्या कर दी, और 1320 में इस प्रकार खिलजी वंश जो है समाप्त हो गया। तो खिलजी वंश के बाद जो है वह महमूद गाजी या गाजी मलिक जिसको बोलते हैं, ठीक है, गाजी मलिक ने 1320 में खुसरो खां को हत्या कर की और तुगलक वंश की स्थापना की। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार गुलाम वंश कैसे बना, गुलाम वंश के संस्थापक बता, उसके बाद हम लोगों ने देखा खिलजी वंश के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे तुगलक वंश के बारे में, सैयद वंश के बारे में, लोदी वंश के बारे में। तो इन तीनों वंश के बारे में खत्म करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है दोस्तों।
धन्यवाद। जय हिंद।